चलिए, जय हिंद। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। मैं रंजय सर फिर एक बार आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, है ना है। आप खुद इसका आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए, इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइमिंग देता हूं। कहता है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। आपको इसका आंसर देना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बंधु, ये बात क्या कहता है कि सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित नहीं है ना। तो सुमेलित नहीं है के बात कर रहा है कि मतलब इसमें उसके नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है? नहीं शब्द पर ध्यान देना है, नहीं तो आप लिखिएगा सुमेलित है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। 9 वर्ड है ना, यहाँ पे छुपा हुआ टाइप का रहता है, आप लोग के आंख से नहीं हाली दिखाई दे पाएगा अगर एग्जाम हॉल में रहेगा, प्रेशर में। तब ऐसे तो लोग ही रहा है, कितने बच्चा नहीं लिखल है पढ़ जाता है। तो ये बात पर आपको ध्यान देना है। कहता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो कहता है कि डेसिबल ए नंबर ध्वनि के तीव्रता की इकाई है। ये बात सही है, ये ठीक है, ये सुमेलित है। कहने का मतलब है कि ये मेरे भाई ये ठीक है, ये सुमेलित है ना। और कहता है कि अश्व शक्ति है ना, शक्ति के इकाई है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है ना। जल्दी आगे कहता है सी नंबर कि जो समुद्री जो मील है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। ये भी बात राइट है ना। अब अगला देखते हैं, तब तो कहेगा सर लास्ट में तो वही ना 9 बचा। तो हाँ बाबू, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। अगर आप नीचे से चलते तो नीचे से आपको एक गलती मिल जाता। कहता है कि सेल्सियस है ना ऊष्मा की इकाई है। नहीं, यह गलत है, ऊष्मा के नहीं, ये सेल्सियस तापमान के है। क्या है मेरे भाई? तापमान का है चेला। किसका है चेला? तापमान का है। और तापमानों का कैसा है? तापमान में भी किसका है? एसआई है। क्या है? सॉरी, सीजीएस है। क्या है? सेल्सियस मतलब सीजीएस है। ये तापमान का सीजीएस यूनिट क्या है? सेल्सियस है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये तापमान है। टेम्परेचर की अगर बात कर ले, यानी तापमान के बात कर दे, अगर एसआई यूनिट में अगर पूछे तो आपका एसआई यूनिट में क्या होगा? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होगा, है ना। और सीजीएस में अगर पूछे तो सीजीएस में यही सेल्सियस होता है। क्या होता है? सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है मेरे भाई। ये बात को आपको ध्यान रखना चला जी, है ना। तो सेल्सियस ये है ना, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा क्या होता है? एक प्रकार के हीट एनर्जी का इकाई है ना। तो इसका आपको गलत हो गया सेल्सियस। ये क्या हो गया? गलत हो गया। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरा भाई कि डी नहीं है। क्या है? डी नहीं है ना। देखिए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2012 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वैसा सारा मैं प्रश्न करा रहा हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, चाहे पूछा है, चाहे पूछे जाने की फिर संभावना है बहुत ज्यादा। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई कि ऑप्शन नंबर डी है से क्या है? सुमेलित नहीं है। क्या? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, सुमेलित नहीं है। क्योंकि सेल्सियस का क्या होता है ना, सेल्सियस का इकाई क्या है? सेल्सियस का तापमान का सीजीएस मात्रक है। अगर एसआई पूछता तो केल्विन है, लेकिन ये ऊष्मा दे रहा है तो ऊष्मा तो भाई हीट एनर्जी ऊर्जा में चलाएगा। तो ये आपको गलत हो गया। बाकी आपका ये जो तीनों आंसर है ए बी सी ये सही है, यानी सही ढंग से क्या है? सुमेलित है। चला, चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान देना है ना। इस पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए ये प्रश्न के आप लोग आंसर इसको दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न के आपको आंसर देना है। देखिए प्रश्न क्या है, चलिए इसको आपको आंसर देना है ना। आपको उधर दिखा भी मैं दिया हूं। चलिए, ये आपका ऑप्शन है, इस पर मैं आपको टाइम देता हूं। चलिए, इस पर आपको हम 30 सेकंड का टाइम देता हूं। ये एक नोमेरिकल है, नोमेरिकल से आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है, भागना नहीं है। ये जितना भी है देखिए पूछा हुआ है, एएलपी के 17 तारीख का पूछा हुआ है क्वेश्चन है ना, 8-18 के, है ना, शिफ्ट दूसरा में। तो आप लोग को नोमेरिकल से भागना नहीं है। नोमेरिकल ही आपको क्या करेगा मेरे भाई? आपको मेरिट लगाएगा, है ना। तो
तो न्यूमेरिकल में जितना सारा चीज दिया हुआ है सबको आगे हम बार बार कहते हैं कि गिवन चीज को आपको लिख लेना है। ये बहुत मतलब बहुत एकदम आसान प्रश्न है, बस आपको खाली फार्मूला बेस्ड है। तो चलिए आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है, अब तब तक आपका आंसर भी नहीं आया है ना। आप लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ सोए हुए हैं मेरे भाई, है ना। अगर आज नहीं ना तुम पढ़ोगे तो कल बहुत जाकर तुम पछताओगे मेरे भाई। तुमको लगेगा कि ना सर सही बात कर रहे हैं, मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ ना आप कभी देखिए, सोच के बढ़िया से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर एकदम आप बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न करा रहे हैं, जैसा कि एकदम एक्चुअल में जो पूछा गया है, चाहे पूछे जाने का मतलब बहुत ज्यादा संभावना है ना। तो देखिए एएलपी के टेक्नीशियन के 17, 8 या 18 में पूछा गया है, और फिर एक्सपेक्टेड भी मैं लिखा हूँ, इसलिए मैं लिखा हूँ कि ये पूछे जाने की भी संभावना है। क्या कि रेलवे प्रश्न कितना बनाएगा, जो प्रीवियस ईयर भी मतलब आपको 20 से 30% पूछ देता है, मतलब इधर से उधर में सू में कितना बनाएगा, यही प्रश्न नाचित रहता है सगरो, है ना। तो आपको ये बात को ध्यान देना, एक बार पूछा है फिर पूछे जाने की संभावना है, मैं इसलिए लिख दिया हूँ। रॉकी कुमार जी का भी आंसर आया है, देख लेते हैं मेरे भाई, लमसम आपका आंसर लगता है कि सही ही है, देखते हैं है ना कि क्या आता है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं कि क्या है। देखिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर है ना फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस, यही पर ध्यान देना, कैसा लेंस है मेरे भाई, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। चलिए बिल्कुल सही है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है, कितना है चला 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। कहने का मतलब है चला जी कि भी का आपका मान पूछ रहा है कि भी कितना दूर पर आपको बनेगा। तो आप यहां से डायरेक्ट आप यहां से आप बताइए कि बात कर रहा है कि लेंस कैसा है, तो लेंस आपका कैसा है, तो लेंस आपका कैसा है, तो लेंस है कैसा, उत्तल लेंस है। तो आप लोग ये बात जानते हैं मेरे भाई कि जो उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में बाबू, उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलिए फोकस पॉजिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो कह रहा है फोकस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, कितना है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस है ना। और वस्तु दूरी कोई भी लेंस हो उसमें नेगेटिव ही होगा, आपको ध्यान देना है। तो वस्तु दूरी कितना चला, 30 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है किसके मान, यानी प्रतिबिंब का, यानी v बराबर वाट पूछ ले रहा है। क्या पूछ ले रहा है, v बराबर वाट पूछ ले रहा है। तो आप ये बताइए कि मैं एक फार्मूला आपको मैं बताया था, चाहे आप जानते भी होते हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस क्या 1/u बराबर क्या 1/f, यही ना होता है। तो चलिए अगर माइनस है तो लेंस के लिए और प्लस है तो किसके लिए, दर्पण के लिए। तो चलिए यहीं से आपका प्रश्न का आंसर आपका बन जाएगा, है ना। आपको अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मली है, आप इसको आराम से आप इसको मेरे बंधु आप मेरे भाई पुट कर दीजिए। पूछ रहा है किसका मान v का, तो आपको u का उधर करने पड़ेगा। चलिए 1/v है ना, तो 1/f बराबर अगर a वाला भाग को उधर करेंगे तो प्लस 1/u आ जाएगा। कहेगा कि हाँ सर, तो बस अब कुछ करना है, बस खाली बैठा दीजिए 1/v बराबर कौची 1/f, f का वैल्यू कितना चला था 10 प्लस है ना 1/u, u का वैल्यू कितना -30, यही ना। कहेगा जी सर यही है, तो यही है चला, तो इस पर अब ध्यान दो, यही है। तो कहता है तो फिर 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/10 है ना, ये माइनस है प्लस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 1/-30। तो अब इतना तो आपको आता ही होगा ना कि 10-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 है ना, 3 और 1 है ना, तो 2 कितना 30, तो 2/30। तो अगर इसको आप काट लीजिएगा तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, काटिए यानी 15 दूनी 30, कितना चला 15 दूनी 30। कहने का मतलब है कि 1/15। तो क्या 1/v बराबर 1/15, क्या 1/v बराबर कितना आया 1/15। तो इसलिए v बराबर कितना होगा, अगर इसको पलटेंगे तो v बराबर कितना होगा 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि तुमको प्रतिबिंब दूरी कितना पर आपको बनेगा प्राप्त होगा, तो 15 सेंटीमीटर पर। कितना पर बनेगा चला, तो 15 सेंटीमीटर पर। कितना अच्छा प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया
बहुत अच्छा, रॉकी कुमार जी का भी आंसर आया था, बहुत बढ़िया बनाया मेरे भाई, बहुत अच्छा बाबू, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप बनाया कीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करने का मन है तो आप इसको कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चले। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे अपना कमेंट में अपना आंसर देते रहिए, चला आपका काम बन जाएगा। आप खाली कंटिन्यूटी प्रदान करिए ना, आपको कोई नहीं मेरिट से रोक सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चले। क्या, अगला प्रश्न की ओर चले। अगला क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला यानी 3 नंबर, है ना, यानी 4 नंबर, है ना। ये तो हो गया 2, यानी अगला आएगा 3 नंबर। चलिए 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है जी। देखो ना बाबू कितना शानदार है। चला इसको तनी बना दो तो जाने के चलवा के पास हमारा कॉन्सेप्ट है हल्का बहुत ही। ले तोरा लिए 15 सेकंड हम दे दिए चला टाइम, इसको तू बना दो, है ना। ये जो बना दो, कहता कि पृथ्वी के सतह के दरमान दिया हुआ है ना। बाकी जो पूछ रहा है एकरा तू वैल्यू बता दो, हम जानेंगे कि तोर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, नहीं तो फिर समझ लो पढ़े के जरूरी है ना। कहूँ से पढ़ो लेकिन पढ़ने का जरूरी है। ये क्या है, m/r² है, ये mr है, m² है, आई m/r है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कहिएगा कि हाँ सर। तो चलिए इसको अब हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है, आपका आंसर अभी तक नहीं आया। कहता है कि पृथ्वी की सतह क्या, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है और त्रिज्या r है ना। बात समझे, यानी पृथ्वी के सतह पर, किस पर, सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है ना, कहने का मतलब छोटी जी, क्या, त्वरण यानी डॉट डॉट यहाँ पे भरना है, के अनुपातिक होता है। यानी किसके अनुपातिक होता है, यानी किसके रिलेशन के अनुकूल होता है। तो आप इसका अनुपाती पूछ रहा है, यानी पृथ्वी के सतह जिसका m द्रव्यमान त्रिज्या r है ना, पर गुरुत्वीय त्वरण के क्या है ना, किसके अनुपातिक होता है। तो आपको एक बात हम बताए थे, है ना, आपको ये लिखवाए थे कि बाबू रे जी के मान जो है, जी बराबर क्या होता है ना, बड़ा जी बटा, है ना, बड़ा m इंटू बड़ा r²। ये बताए थे पिछला बार भी, कहिएगा जी गुरु जी। तो बस यही से ना आपको रिलेशन पूछ ले रहा है। m क्या है, m द्रव्यमान है, r क्या है बाबू, त्रिज्या है, और g क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब नियतांक यानी कांस्टेंट है। बहुत अच्छा रॉकी कुमार जी का आंसर, ऐसे मेरे भाई, ऐसे मेरे बाबू बनाओ। तो ये पूछ रहा है कि किसके बीच रिलेशन है, कि कांस्टेंट को हम हटा देते हैं। चला तो देखो अगर कांस्टेंट को हम हटा देते हैं तो आपका डायरेक्ट किसका समानुपाती बच जाएगा, यानी मास का समानुपाती और इसका क्या, यानी त्रिज्या के वर्ग के बिंदु के अनुपाती, यानी दोनों के अगर हम मिला के हम ऐसे एक बार कर दें तो कोई दिक्कत है, कहिए कि ना सर। और यही ना समानुपात हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जी के रूप में, कहिएगा कि हाँ सर यही बात है। तो बस चला किसके समानुपाती है, कितना आसान प्रश्न है, m/r के। देखो तो ऑब्जेक्टिव है ना, बाकी न्यूमेरिकल यानी रिलेशन पर दिया हुआ है, 1-2 लाइन का प्रश्न है ना, लेकिन रिलेशन पर दिया कि ना दिया। अब ऐसे दे देगा तो ऐसे तुमको मिलेगा, स्पीडी पढ़े से तो रिजल्ट हो जाएगा ना है। तो आपको अब इस पर वर्क करना होगा। कहने का मतलब है चला कि तुमको कॉन्सेप्ट पर वर्क करने का मतलब है मेरे भाई बहनों। बात को आप इसको समझो मेरे प्यारे बंधु, है ना। इस पर आपको समझो तो जी समानुपाती क्या होगा, m/r² को होगा। देखिए डायरेक्ट आपको रिलेशन पर पूछ दिया, है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्या, ए इज द राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न क्या है, पूछा हुआ है एलपी के टेक्नीशियन के 17/8/18 के शिफ्ट 3 में, और फिर आगे पूछे जाने की संभावना भी है। अब पूछिएगा कि सर आप अगमजानी हैं, तो ना मेरे भाई अगमजानी ना है, लेकिन इतना जानते कि पूछेगा कौची। ऐसा ऐसा प्रश्न ज्यादा पूछता है कॉन्सेप्चुअल फैक्ट पर, और देखने को भी मिला है ना। ऐसे तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं क्वेश्चन का पूरा उसको मतलब बढ़िया से पूरा उसका ऑपरेशन कर आता हूँ कि पीछे कैसा पूछा गया है, कैसा पूछा है, कैसे पूछे जाने की संभावना है ना। तो ये बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए, है ना, किसका समानुपाती होगा, m/r² के समानुपाती होगा। और g का मान कितना है, चला ये जो g के जो मान है कितना होता है, 9.8 मीटर क्या है
पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जी के मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होगा, है ना। अब भूमध्य रेखा पर जो कहा जाता है ना, वहाँ कम होगा और उसका केंद्र पर क्या होगा, है ना, उसका केंद्र पर 0 होगा, है ना। कहने का मतलब है कि जो जी का मान है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जो जी का मान है, क्या, जी का मान, जी का मान, है ना, जी का मान, है ना, सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ मेरे भाई, ध्रुव पर, कहाँ, ध्रुव पर सबसे ज्यादा, है ना, है। और जी का मान सबसे कम, मतलब कम कहाँ, जी का मान कम कहाँ, तो कहाँ, भूमध्य रेखा पर, और 0 कहाँ पर, तो केंद्र पर, है ना। जी का मान, जी का मान, है ना, कम कहाँ होता है, कम कहाँ होता है ना। तो आपको लिखने पड़ेगा कि भूमध्य रेखा पर, क्या, भूमध्य, है ना, भूमध्य रेखा, क्या मेरे भाई, भूमध्य रेखा पर, है ना। और 0 कहाँ होगा, जी का जो मान है, जी का मान, है ना, जी का मान, है ना, शून्य कहाँ पे होगा, 0 कहाँ पे होगा, तो वो केंद्र पर होगा, कहाँ पर होगा, वो केंद्र पर होगा, है ना। तब खुद बताओ, यानी ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा, ध्रुव पर जी का मान क्या, सबसे ज्यादा ध्रुव पर, है ना, कम भूमध्य रेखा पर, सबसे कम करने का मतलब 0 कहाँ पे, केंद्र पर हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे अगर जी का वैल्यू, है ना, भूमध्य रेखा से केंद्र की ओर जाएगा, तो भूमध्य रेखा से अगर केंद्र की ओर जाएगा, मतलब ध्रुव की ओर जाएगा, केंद्र पर तो 0 ही हो जाएगा, यानी ध्रुव की ओर जाएगा तो जी के मान बढ़ेगा, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएगा तो जी के मान घटेगा और केंद्र पर 0 हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान देना है। और जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी का मान जो है से कि जगह जगह पर बदलता है ना। चलिए, छोटा जी के मान बदलता, बड़ा को नहीं बदलेगा, है ना। तो चलिए, आपको इतना फैक्ट आप लिख लीजिए, है ना। बाकी हम, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। सारा प्रश्न पूछा हुआ है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। चलो ये इसको आप बताओ कि इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए, इसको आप बताइए। मैं इसके लिए आपका टाइमिंग मैं दे देता हूँ, इसके लिए मैं हम आपको टाइमिंग देता हूँ, है ना। इसको लिए मैं आपको टाइमिंग मैं दे देता हूँ, कितना, चलिए 10 सेकेंड का मैं आपको टाइमिंग देता हूँ, है ना। हल्का सा नीचे कर लेता हूँ, 10 सेकेंड का आपका टाइमिंग है। इसका आप लोग आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका समय भी समाप्त हो चुका है ना। बाकी आपका आंसर क्या, आपका आंसर नहीं आया है। चलिए, ब्यूटी कुमारी जी का भी आंसर, चलिए देखते हैं, है ना। चलिए, ये प्रश्न क्या कहता है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। बहुत अच्छे प्रश्न है। कहता है कि गोलाकार, क्या, गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। ये क्वेश्चन एएलपी के टेक्नीशियन 17/8/18 के शिफ्ट 3 में, मतलब थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, और आगे भी पूछे जाने की ऐसा प्रश्न की बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो गोलाकार जो दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम बताते हैं आपको कि जो गोलाकार दर्पण का जो वक्रता केंद्र क्या होता है, ये खोखले गोला होता है। क्या होता है, ये खोखले गोला का एक केंद्र होता है ना, जिसका क्या, गोलाकार दर्पण एक प्रकार का उसका एक भाग है ना। तो ये बात पर आप ध्यान देना है। तो कहता है कि उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ये करेक्ट आंसर है। अब पूछिएगा कि कैसे सर, तो देखो चला, यहाँ पे ध्यान दो। एक ही गोला ले लो, है ना, एक ही गोला है ना, बीच में तुम केंद्र ले लो, है ना। और चलो यहाँ से अब तुम 22 सेक्ट इसको अगर करता है, क्या करता है, अगर 22 सेक्ट इसको कर देता है, तो चलो हम 22 सेक्ट हम कुछ से इसको कर देते हैं, है ना। देखो डॉट 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 से 22 सेक्ट कर देते हैं, है ना, इस प्रकार से, है ना। इधर भी तुमको केंद्र बनेगा, है ना, और इधर भी बनेगा। बाकी ये बात को तुमको ध्यान देना, इधर से इधर और इधर से इधर, है ना। ये बात को आपको ध्यान देना है। चलिए, ये बात को आपको ध्यान देना है कि कनेक्ट क्या हुआ है। तो आप बताइए, आप इसी को 2 भाग में बांट दीजिए और एगो के क्या, बाहर से कली कर दीजिए, क्या, बाहर से कली कर दीजिए, है ना। और एगो के क्या कीजिए कि अंदर से कली कर दीजिए, क्या, अंदर से कली कर दीजिए। तो आप खुद बताइए कि जब एगो के जो ये जो पार्ट है, क्या है मेरे बंधु, जो ये पार्ट है जो मैंने बाहर से मैं कली किया हुआ हूँ, है ना, क्या किया हूँ, बाहर से हम कली किया है,
कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट आपको मैं दिखाया, देखिए ये जो पार्ट है जो बाहर से कली किया हुआ है, ये केंद्र है ना। तो ये कौन सा दर्पण बन गया, तो देखिए तो आप खुद बताइए कि कौन सा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और केंद्र की ओर हो। क्या, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और केंद्र की ओर हो, है ना। तो क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है ना। क्या है, ये अवतल दर्पण है। क्या बन गया, अवतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण के ही भाग है अवतल उत्तल, चला इस पर तुमको ध्यान देना है। और एक बचा क्या, एक बचा क्या, एक पर इस पर तुमको ध्यान दो, एक बचा क्या, इस पर ध्यान दो। इसका दो पार्ट मैंने किया, तो एक बच गया कौन, अब ए साइड वाला, है ना। तो अब ए साइड वाला बचा, तो ये साइड वाला के अब हिसाब किताब लगाओ, है ना। तो अब इसको अंदर से कलई कर दो, क्या, यानी अंदर से कलई कर दो। और इसका जो परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह है ना, उभरा हुआ है और ये केंद्र से दूरी पर है। क्या है, जो केंद्र है ये केंद्र से दूरी पर है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये दर्पण हो जाएगा जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो जो उत्तल और अवतल दर्पण है ये खोखले गोला का भाग है। क्या है, खोखले गोला का भाग है। ये जो एक भाग है जो केंद्र की ओर जिसका है मुख, वो अवतल दर्पण, और केंद्र से जो दूर है वो उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के धंसा हुआ होता है परावर्तक सतह, और उत्तल दर्पण को क्या होता है, परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। चलिए विपिन सांझा जी, हेलो सर, हाउ आर यू सर, आई एम फाइन। चला अपना बात बताइए, है ना। चलिए बिग फैन यू वॉइस सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये बात तो यही कह रहा है कि ये क्या था मेरे भाई, ये आपका गोलीय दर्पण था। कौन सा दर्पण था, ये आपका क्या था, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के ही भाग क्या है, गोलीय दर्पण का ही भाग क्या है, आपका अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है। तो चला आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ने का जरूरी है। तो यही बात पूछ रहा है कि गोलाकार दर्पण का केंद्र क्या होता है, तो गोलाकार दर्पण मतलब क्या, गोलीय दर्पण, है ना। तो ये उस गोले का केंद्र होता है, यानी उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक क्या है, भाग होता है। तो ये बात को आपको ध्यान देना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। तो चलिए ये बात आप समझे। चलिए बहुत अच्छा, अपना कमेंट आंसर दीजिए। बी आया था रॉकी कुमार जी का, ब्यूटी कुमार जी का, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है, राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक आगे की ओर चलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर चले। देखिए ये प्रश्न को बनाओ, चला ये दिल एकदम खुश कर देगा। ये जो प्रश्न है इसको बना दो, चलो इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो। यहाँ पे लुक रहा है कि ना लुक रहा है, देखिए लुक रहा है फिगर, कहेगा कि हाँ सर दिख रहा है। चलो इस पर मैं तुमको बहुत 30 सेकंड का टाइमिंग देता हूँ। ये प्रश्न को जो बच्चा बना देगा मैं जानूंगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है, उसका कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है, उसका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, मेरिट लगने से कोई नहीं रोकेगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी का है ना। क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन से है, देख लीजिए किस प्रकार है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। मैं जितना ही प्रश्न करा रहा हूँ ना, चला एकदम जहर के समान है ना। कहने का मतलब कि आप जो है कि जहर मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत भी आई है ना, एकदम उसको घूंटो, है ना। बाकी जहर पीने से आदमी मरता है, लेकिन इसके पिए से तुम जिएगा, है ना। लेकिन ये बात देखो, तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखिए ए यहाँ है चेला और बी यहाँ है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समय सीमा समाप्त हो चुका है। ये देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, और ये क्या है, ये 1 ओम है, आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस है ना। चला तो यहाँ पे क्या है, 1 ओम है, क्या 1 ओम है। और देखो ये यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगल है, देखो कैसे एकदम किस प्रकार से है ना। देखो यानी ऐसे और 3 गो लगा हुआ है ना। ये बात को तुमको भली बात ही ध्यान देना है ना। और इस जितना भी है 3-3 ओम का, कितना ओम का है, 3 ओम, 3 ओम, कितना ओम, 3 ओम का है। अब फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ये सर्किट है, ये 2 ओम है, 2 ओम का प्रतिरोध है ना।
चलिए, और लास्टली क्या है, यहाँ पे ए लगा हुआ है। देखो ए यहाँ है और बी यहाँ है। अब पूछ रहा है कि अब ए बी के बीच तुल प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या होगा, तुल प्रतिरोध। बहुत अच्छा रॉकी कुमार, बहुत अच्छा, बहुत सी आंसर, एकदम दिल गदगदा दिया चला। तो रिजल्ट दम होगा, लिख के तुम रख लो। तो चलो, इसका कह रहा कि तुल प्रतिरोध क्या होगा, तो बी और ए को ऐसे करके खींचो ना, खींच दो इसको, है ना। तो देखो तो आगे इसको ले लेंगे, इसका पैरेलल वाला ले लेंगे, ये पैरेलल ये पैरेलल, बाकी दोनों पैरेलल क्या है, सीरीज में जुटा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर लास्टली में सीरीज में है। तो आपको इसको अगर बात करें, यानी किसको बात करें, यानी ये बात हम करें, कहने का मतलब चला इस पर हम ध्यान दें, ये तीनों पर ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 1/r³ इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए मैंने बताया था कि बस आपको जोड़ देना है ना, उल्टा कर करके, यही ना। तो 1/3 कहेगा कि हाँ सर, हाँ गुरुजी। तो देखिए आप इसको जोड़िएगा तो 3 ऊपर 3 काटिएगा 1, कहने का मतलब है कि r इक्विवेलेंट बराबर 1। इसका जो मान निकला, किसका जो मान निकला, इसका जो मान निकला, यानी पूरा इस सर्किट का जो मान निकला चला, इसका मान निकला कितना, 1 ओम। कितना निकला, 1 ओम निकला। अब देखो, अब इसका वैल्यू निकाल लो, अब इसका निकालो। तो इसको भी वैसी करो जैसे किए हैं, 1 क्या, r इक्विवेलेंट बराबर है ना 1/2 प्लस 1/2 कर दिए, तो नीचे 2 ऊपर 2 काट देंगे 1, कहने का मतलब है कि r इक्विवेलेंट बराबर 1 आया। कहने का मतलब है चला जी कि इसका भी वैल्यू कितना आया, 1 ओम आया। तो अब बताओ, इसका भी 1 इसका भी 1 ओम। अब दोनों के क्या करो, सीरीज टाइप में हो गया, तो दोनों के क्या करो ना, ऐड ना कर दो चला। तो एक सॉरी कहूँ, गड़बड़ा रहा है का, हाँ ना, ठीक है, गड़बड़ा नहीं रहा। अब ये दोनों के ऐड कर दो, और देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 ओम है। तो अब सीधे क्या बन गया, अब सीधे क्या बन गया, अब सीधे देखिए क्या बन गया। देखिए अब बी है और वो ए है, तो आप इसको इधर करके खींचिए ना, ये वाला पार्ट को। तो आप खींचिएगा तो देखिए, खींचिएगा तो देखिए, ये यहाँ से ही हो जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से इसे बन जाएगा, और 3 गो बन जाएगा। ये यहाँ से कुछ बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ये छोरवा पर कुछ है, ये छोर पर बी है, और ये छोर पर क्या है चला, ये छोर पर ए है, और ये छोर पर क्या है, ये छोर पर क्या है चला, ये छोर पर क्या है, ये छोर पर आपको बी था, क्या था, ये छोर पर आपको, ये छोर पर बी था, क्या था, ये छोर पर आपको बी है, क्या है, ये छोर पर आपको बी है। तो चलिए, इसका 1 ओम दिया हुआ है, ए वाला वैल्यू है ना, जो ए वाला वैल्यू 1 ओम है ना। तो देखिए 1 ओम प्लस 1 ओम, इस जगह से आप जोड़ सकते हैं। इसका भी 1 ओम है और इसका भी 1 ओम है। तो बताइए सीरीज में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर सीरीज में, तो बस आपको जोड़ न दीजिए सबको, 1 + 1 इक्वल टू कितना, पूरा कितना, 3 ओम। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 ओम, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी, यानी सी द करेक्ट आंसर। चलो, किसको आया है, रॉकी कुमार जी का सी आंसर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न आएगा, घबराना नहीं है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है, इतना सर्किट डायग्राम देखते ही छोड़ के भाग जाएगा, मैदान छोड़ कर फील्ड भाग जाएगा, है ना, और तुमको वहां पे 1 नंबर गेन हो जाएगा, बना देगा। तो ये बात को आपको ध्यान देना है ना। तो मेरा आग्रह है कि आप सारे बच्चे ध्यान से पढ़िए, है ना, ताकि आपका एको प्रश्न नहीं छूटे। बाकी मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा चला जी, जहां तक कि आपको जाने का चाहत है ना। बशर्ते क्या, बस साथ बने रहो। चलो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर चले, चलिए आगे की ओर चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया। 5 नंबर प्रश्न, इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान दो चला। चलो हम ए साइड ऑप्शन कर दिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है, इसके लिए हम 10 सेकंड का टाइम दे दिए, ताकि ये मिलाने वाला है। इसको निम्नलिखित का तुमको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। इसका आपका राइट आंसर दो। चलो बाबू, चलो इसको राइट आंसर दो चला। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए, तो अब प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है मेरे दोस्त, यह क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है कि निम्नलिखित का सही मिलान, है ना, कीजिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। देखिए अब कैसे मिलान क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे एक साथ में ऐसे करके दिया हुआ है ना। ये थोड़ा सा और हम कहिए तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर ये ऐसा हो सके तो मैं इसको और सरियाने का कोशिश मैं करता हूँ, देखता हूँ काजनी ये आपको अच्छा से कहीं दिखाई दे देवे। नहीं, इतना ही होगा चला, इस बात को तुमको ध्यान दो, है ना। चलो तो इसको क्या है, अब इसको मिलान करना है। अब कहता है ना कि वाट है
है ना, और यहाँ पे ए है, और किलोवाट है, बी में 3.6 × 10⁻6 है, और 1 किलोवाट है ना, 1000 वाट है, और इस सबको मिलान करना है। तो खुद बताओ, यहाँ से खुद बताओ कि जो वाट है तो वाट बराबर क्या होता है, पावर ना, यानी पी बराबर क्या, W/T ना, और W बराबर F/T है ना। कहने का मतलब कि न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी पहला के ए, यही आंसर होगा पहला के। किलोवाट मतलब 1 किलोवाट, कहने का मतलब का 1000 वाट के किलोवाट ही ना होगा। किलोवाट बराबर क्या होगा, यानी ये किलोवाट बराबर क्या, यानी 1000 वाट, और 1 किलोवाट बराबर कितना, यानी जूल, 3 × 10⁻6 जूल, है ना। और 1 HP बराबर कितना, 746 वाट। तो 4 का डी, कहाँ 4 का डी है, तो 4 का डी इसमें है, तो 2 गो तो इस जगह से गलती हो गया, इसमें और इसमें है, तो ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, चाहे तो ई होगा ना तो ई होगा, है ना। बाकी अब आगे देख लो, 3 का तो 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा, 3.6, चाहे यहाँ से पकड़ लो ना 1 वाट, तो 1 वाट बराबर कितना, 1 वाट बराबर कितना, यानी 1 का है, तो यहाँ से 1 का है, तो गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो लास्ट से एक और देख लेते हैं, किलोवाट बराबर 1000 वाट, यानी 2 के कौन सी, तो 2 के कौन सी, तो 2 के सी है, चलो ठीक है। और 3 के क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या, 3 का बी, 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी 3 के बी और 4 के डी, यानी करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आपको कुछ नहीं था, आपको मिलान करना था केवल, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलो इसको बताओ, इसको क्या होगा, इसको बताओ। कहता है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया जा सकता है, मतलब किसमें काम नहीं किया गया है, बताओ इनमें से किसमें काम नहीं किया गया, किसके पास कॉन्सेप्ट है, जल्दी आंसर मारो, देखते हैं कौन कौन कॉन्सेप्ट से इसको बनाता है। चलिए, तो ये बात के आपको ध्यान देना है। क्या कहता है ये प्रश्न, आगे मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो है कि ALP टेक्नीशियन के 20/8/18 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और आगे पूछे जाने के क्या चला, आगे पूछे जाने की संभावना भी है। अब चलिए, कहता है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है, यानी किसमें काम नहीं किया गया। तो काम करने के लिए चला, काम बराबर क्या फार्मूला होता है, W बराबर क्या होना चाहिए, FS होना चाहिए। कहने का मतलब है कि F × S होना चाहिए, W बराबर। कहने का मतलब है कि बल के साथ विस्थापन भी जरूरी है ना। ये क्या है, फोर्स है ना, और बल के साथ क्या है जरूरी, विस्थापन भी जरूरी है। क्या है, विस्थापन। अगर विस्थापन न हुआ तो कार्य नहीं होगा। क्या विस्थापन न हुआ तो कार्य नहीं होगा, एकरा पर ज्यादा जोड़ देना है ना। यानी कुछ विस्थापन होगा तो कार्य होगा, नहीं तो तुम कितनों बल लगाओ, अगर विस्थापित न हुआ तो कार्य नहीं होगा। तो चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि अश्विनी जो एक लड़का है बस में चढ़ रहा है, तो बात सही है, बस में चढ़ेगा चला तो चल ही के न चढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जब बस में चढ़ेगा तो कहने का मतलब कि कुछ दूरी जो तय करेगा अश्विनी। चलिए ठीक है, अश्विनी है, कह रहा है कि अश्विनी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। अश्विनी जो है से कि लड़का जो है कि खाली ऐसी प्लेटफॉर्म पर क्या है, खड़ा है। कहने का मतलब बस खड़ा है ना। और अश्विनी दौड़ रहा है, तो इस अवस्था में भी चल रहा है, अश्विनी चल रहा है, इसमें भी क्या ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट। बाकी जो खड़ा है, हम चुपचाप खड़ा है रे, हम चल ही न रहे तो हमें डिस्प्लेसमेंट होगा, कहा कि ना सर ना होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं रहे होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, तो यानी जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट, तो यानी काम नहीं होगा। जब ये बल कितनों लगा दो और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, चला जीरो हो जाएगा, तो पूरा वर्क डन के मान, यानी पूरा वर्क के मान क्या होगा, 0 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 जूल होगा। तो इस अवस्था में तुमको राइट आंसर क्या होगा, इस अवस्था में तुमको राइट आंसर है कि काम नहीं हो रहा है, कि अश्विनी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। क्यों है, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है। क्या चला, विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिसके कारण कोई काम नहीं होगा, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यानी S बराबर डेट इज S बराबर क्या चला, डेट इज S बराबर 0, है ना। तो जब S का वैल्यू जब 0 तो वर्क पूरा क्या 0। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान देना है ना। अगला क्या कहता है मेरे भाई, अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, ये कहता है कि देखिए ये प्रश्न भी सारा पूछा हुआ चला, चाहे पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न पर मैं तुमको 20 सेकंड का टाइमिंग देता हूँ,
ये प्रश्न पर तुमको मैं 20 सेकंड का टाइमिंग देता हूँ, ये प्रश्न को बनाओ। ये प्रश्न को तुमसे बनना चाहिए, हर वो व्यक्ति से बना है। रॉकी कुमार जी के बी आंसर, पहलका के बाबू बहुत अच्छा, अश्विनी प्लेटफॉर्म पर खड़ा। चलो रॉकी इसका तुम जवाब दो, तू ही तो एगो लड़का है यार जो एकदम जवाब दे रहा है। तो रिजल्ट ना रोकेगा रॉकी, तुम एकदम ध्यान में रखना, तू एकदम जय जय रहेगा, है ना। वैसी सारा बच्चा मतलब अथी दो मेरे भाई, वैसी सारा बच्चा अपना आंसर दो, गलत दो चाहे सही दो, कम से कम कुछ तो अथी करेगा ता ना, है ना। गलती के ना सुधार होता है, हम बतान ही ना है चला, तोरा भारी लग रहा है तो तैयो तू दो, अपना दिमाग से आंसर मारो, देखो कि कितना हमारा सही होता है ना। इस पर तुम वर्क करो, फिर तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता ही रहे हैं। तो चलिए आप लोग सारा बच्चा इसका जवाब दीजिएगा। चलिए इसका समय सीमा समाप्त हो चुका है। कहता है कि एक प्रसारण केंद्र, है ना, जहाँ पे कोई चीज प्रसारित किया जाता है ना, उसका क्या कहता है कि 71 गुने, है ना, 10 के पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 303 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से 7 तरंगों को प्रसारित करता है। तो तरंगों का तरंग धैर्य निकालना है, लैम्डा कर रहा है कि एक प्रसारण केंद्र है। मान लीजिए कि कहीं पर प्रसारण केंद्र है ना, कोई चीज मैसेज को जैसे टीवी पर प्रसारित होता है ना, टीवी रेडियो पर जो प्रसारित केंद्र है ना, कोई भी सिग्नल को प्रसारित करता है तो उसका आवृत्ति कितना, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बाबू, फ्रीक्वेंसी तुमको दिया है जो एफ के मान है, चाहे एन कह लीजिए चाहे एफ कह लीजिए, एन या एफ के मान कितना दिया है, 71 गुने 10 के पावर 4 हर्ट्ज दिया है, ठीक ना। और भी के मान कितना दिया है, भी के मान दिया है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश के चाल के बराबर ना हो। तो पूछ रहा है क्या, तरंग धैर्य यानी लैम्डा पूछ रहा है। तो ये बताओ कितना आसान पूछ दिया रे, इतना आसान पूछेगा प्रश्न, देखो हाँ पूछेगा, इतना आसान भी पूछेगा, जांच करेगा कि तुरा भी फार्मूला कॉन्सेप्ट है कि ना। तो भी बराबर एन लैम्डा जानते ना, चला कुछ नहीं करना है, बिठा दो ना। तो इसलिए क्या लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा क्या हो जाएगा, चला एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी बटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये बात पर तुमको ध्यान देना है। तो कुछ नहीं, अब बस खाली पुट कर दो ना, भी का वैल्यू कितना है, तो भी का वैल्यू कितना, 3 गुने, है ना, 10 के पावर 8 है, और नीचे एन का वैल्यू कितना है ना, 71 गुने कितना है, 10 के पावर 4 है। अब यहाँ से काटो ना, कटम छटम करो ना, 10 के पावर 4 खत्म, तो बच जाएगा कितना यहाँ पे, यानी 4 केवल बच जाएगा। तो नीचे कितना बचेगा, 71 बच जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 पर के गो 0, 4 गो, 1 2 3 4, और बटा कितना कर दो नीचे 71। अब इसको काटेगा, 71 नीचे करेगा, अब काटे छाटेगा तो समझ लो कि काट छाट के कितना आएगा, काट छाट के देख लेना। लमसम 71 चौक है, चलो लमसम तुमको आ जाएगा, देखना सी आंसर 422.5 मीटर, क्या 422.5 मीटर आ जाएगा, चला यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सीधा करेक्ट आंसर। चलिए आप इसको उतारिए, बिल्कुल हम रॉकी कुमार जी का सी आंसर, बहुत बढ़िया रॉकी, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़े। चलिए ऐसी आंसर दे ले रहिए। चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इस पर चलिए 15 सेकंड का मैं टाइमिंग देता हूं, है ना। कहता है कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। एक परमाणु के लिए कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, तो बताओ कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है, इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस पर हमको ध्यान देना। कहता है अगर यहाँ से चलते हैं कि परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, बात सही है, जिसे हम देख या अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं, बात सही है, ये करेक्ट है ना, ये मतलब ठीक बात लिखा है। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, इसको ध्यान देना, ये कह रहा है कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कहने का मतलब कि गलत है, क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इस बार ग्रुप डी में धर के चला गंधा दिया, गंधाने का मतलब कि इतना
पूछा, इतना ही एनसीईआरटी एग्जामिनर से पूछा कि मत को फिगर वाला प्रश्न एनसीईआरटी से क्यों एकदम पूछा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो एनसीईआरटी एग्जामिनर के दिए जो कि एक्सपेक्टेड है पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए कहता कि परमाणु के बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसे हम देखकर अनुभव स्पर्श कर सकते हैं। ये जो बात है ये बात सत्य है, ये सत्य बात है, लेकिन कह रहा है कि सत्य नहीं है, यानी गलत चुनना है। चलिए परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, यह बात सत्य है। बिल्कुलम होता है चेहरा, हमेशा परमाणु न्यूट्रल होता है ना। जब प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन लेता है या खोता है तो उस पर चार्ज डेवलप होता है। चलिए अगला कहता है कि परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनमें अणुओं और आयन का निर्माण होता है। बात सही है, ये भी बात सही है, अणु एवं आयन का तो निर्माण होवे करेगा, परमाणु मूल इकाइयां। तो बच्चा क्या ए, तो कहेगा कि सर यही ना गलत होगा, लेकिन किसके कारण गलत है देखते हैं। कहता है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाता, ये गलत है। कहने का मतलब कि रह पाता है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन इनमें से गलत कह रहा है, यानी सत्य नहीं है। कहने का मतलब कि ऑप्शन इज द ए, यानी ए इज द राइट आंसर। ये सत्य नहीं है, बाकी आपको क्या है, आपको तीनों सत्य है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है, यानी नहीं रह पाते हैं, ये गलत है, रह पाते हैं अस्तित्व में, है ना। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं, आपको ध्यान देना है। इनमें नहीं लगा दिया, इसके चलते ये गलत हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। रंजन कुमार जी का बी आंसर, किसका बी आ रहा है, इसका बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। वाह, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, क्या बात है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इस पर भी 10 सेकंड का टाइमिंग। चलो 10 सेकंड का टाइमिंग। ये प्रश्न क्या कहता है ना, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ स्वाद एजेंट के लिए किया जाता है। बड़ी तोहनी माजा कोको कोला पीता है कि मैंगो रस दीजिए, है ना। आम वाला पीता लगता कि एकदम आमे का है, माजा पीता लगता कि वो आमे वाला रस है। चला ये बात ध्यान में रखना, है ना। अब जैसे में गुलाब लेखा कोई इतर लगता कि लग रहा है गुलाब के फूल का सुगंध आ रहा है, तो गुलाब का रसवा गारल गया है ना। इसमें बहुत एक केमिकल का इफेक्ट रहता है, जो हर एक प्रकार के क्या, जो हर एक प्रकार के, है ना, जो हर एक प्रकार के क्या चला। हेलो हेलो हेलो, है ना। तो हर एक प्रकार के गंध होता है। तो ये क्या है, चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ स्वाद के एजेंट में भी बनाने के लिए, इत्र के साथ साथ स्वाद के भी रूप में, है ना, के लिए किया जाता है। ये प्रश्न एएलपी के टेक्नीशियन 20/8/18 के शिफ्ट 1 में पूछा है और आगे ही पूछे जाने की संभावना है, प्रबल संभावना है। चला तो किसके लिए होगा, तो ये चला एस्टर होता है। क्या होता है, एस्टर होता है। एस्टर से क्या होता है, इत्र बनता है और क्या होता है, एजेंट बनाने के लिए काम किया जाता है ना, एस्टर होता है। और एस्टर कैसे बनता है, चला कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, है ना, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है ना, और अल्कोहल को अथी कराकर, मर्ज कराकर क्या बनता है, अल्कोहल। क्या चला, अल्कोहल को मर्ज कराकर क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। और एस्टर में क्या होता है, जिस प्रकार के डालेगा ना उस प्रकार, एस्टर मतलब उसका गंध डालेगा, है ना, जिस अम्ल टाइप के तो उस प्रकार के देगा। अब कोई चीज में जैसे में आम वाला डाल देगा तो आम लेखा स्वाद आएगा, गुलाब लेखा डाल देगा तो गुलाब लेखा स्वाद आएगा। जैसे माजा पीता है ना, लगता है ना कि आम लेखा, ओकरो में कुछ एस्टर का प्रयोग होता ही नहीं कि पूरा तोरा आम में दे दिया, है ना। ये बात एकदम ध्यान में रखना। बिल्कुल हम रॉकी कुमार जी का सी आंसर, यानी ई वाला का सी दिया हो। चलो बहुत अच्छा, एस्टर होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट में भी काम आता है, तो एस्टर है। चला जैसा स्वाद तुमको चाहिए जिस अथी का, उस स्वाद तुमको एस्टर से मिल जाएगा। और एस्टर से क्या, इत्र ही बनता है ना। इत्र मतलब जो परफ्यूम लगा दे लगता है कि गुलाब लेखा महक रहा है, इत्र है, तो एस्टर से बनेगा, है ना। और चाहे कोई चीज में स्वाद के रूप में चखना है तो एस्टर से बनेगा। और एस्टर क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के मिलने से बनता है ना। चलिए ये बात को आपको ध्यान देना है। अगला नेक्स्ट क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 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 कहता है हीट स्पेशल क्वेश्चन। चलो चला इसको बनाओ, चलो इस पर तुमको मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ।
देखने में तो वन लाइनर प्रश्न है, बच्चा के तो देखेगा तो मियाज खुश हो जाएगा, लेकिन एकरा तू हमरा बता के दिखाओ कि एकरा क्या आंसर होगा मेरे भाई। इसको बता के दिखाओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका तुम बना के दिखाओ हमको जल्दी से, है ना। चलिए, एक प्रश्न तो दिखने में लग रहा है कि एक लाइन का है, लेकिन प्रश्न ढेर बच्चा छोड़ देगा। ये बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्वेश्चन को छू भी नहीं सकता है, हिलाना का तो दूर की बात, इसको छू नहीं देगा, डरे भाग जाएगा, डरे भाग जाएगा। अब कहेगा सर आप डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, चला जगा रहे हैं, आपको पढ़ने का जरूरी है। एकरा में देखो ना क्यों कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो क्या कहता है प्रश्न, देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा। कहता है कि जो H2O है, H2O मतलब कौन चीज चला, जल न रे, तो जल न होगा, जल है ना। अधिकतम घनत्व किसके तापमान पर होता है, यानी अधिकतम घनत्व लो, तो हम जल के आगे घनत्व जानेंगे तो ना कि जल का घनत्व अधिकतम कितना पे होता है। ये बतिया तोरा पता रहेगा तब ना तोर काम होगा, है। अब पते न रहेगा तो कैसे काम होगा। तो ये जान लो कि जल का जो अधिकतम जो घनत्व होता है ना, जल का जो अधिकतम जो घनत्व होता है, क्या अधिकतम घनत्व होता है जल का, कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है अधिकतम घनत्व, है ना। और आयतन न्यूनतम होता है कितना पर, 4 डिग्री पे होता है। ये बात का आपको ध्यान देना है। घनत्व जल का, है ना, हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे याद रख लेना तुम, है ना। जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व, है ना, घनत्व जो चला अधिकतम है, यानी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा कितना पर 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का आयतन 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 कितना होगा, है ना, आयतन भी होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये बात को आपको ध्यान में रखना है भली भांति, है ना। घनत्व होगा कितना 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन के भी पूछे कम तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको मारना है। तो देखिए ये बात तो आपको ध्यान में रखना ही है ना। चलिए बाकी मेन बात कहते ही पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर यानी जल का अधिकतम घनत्व यानी तापमान कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व। तो 4 डिग्री के देखो कहूँ है ऑप्शन, तो फ़ारेनहाइट में दिल है, ये होगा नहीं, तो फ़ारेनहाइट में तोरा बदले पड़ेगा। तो आगे तोरा पता रहेगा तब ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। तो चलो हम इसको मिटाते हैं, यानी रीरेज करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे स्पेस कुछ बच जाए। तो बताओ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये फार्मूला बार बार तुम्हें के बताते हैं कि याद रखना, C-0 कहिएगा कि हाँ सर, है ना। 100-0 है ना, F-32 ये पता रहेगा तो तू कैसनो बना देगा। 212 माइनस क्या 32, है ना। K माइनस क्या 273 चला, है ना। 373 माइनस क्या 273, है ना। और क्या बचा चला R-0 और 80-0, है ना, बराबर क्या आता है चला कांस्टेंट आता है, क्या आता है चला कांस्टेंट आता है। तो ये बात को तुमको भली भांति ध्यान देना है। जब ये रिलेशन ये तुमको फार्मूला पाता है तो कोई को भी किसी में तुम कन्वर्ट इजीली कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ये VVI फार्मूला है। तो देखो सेल्सियस में कितना 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ज़्यादा, तो सेल्सियस को किस में पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट में ना। तो ये सेल्सियस वाला एगो उठा लो, यानी सेल्सियस ये उठा लो और फ़ारेनहाइट ये उठा लो, ये दोनों पर तोरा काम हो जाएगा। तो देखो सेल्सियस फ़ारेनहाइट यहाँ पे याद रखना, ये दोनों को हम लेकर चल रहे हैं। तो चलो सेल्सियस के यहाँ पे लेके चले, तो सेल्सियस के कहता था यही ना कि C-0 है और 100-0, चलो और F-32 है 212 माइनस कितना 32, कहेगा कि हाँ सर ना है तो विश्वास देख लो यही ना है, C-100 और F-32/212 है बटा 32। चलो इसको अब अथी करो, जितना हो उतना लिखो। C का वैल्यू कितना था, C का वैल्यू कितना था 4 डिग्री ना सेल्सियस, तो C का वैल्यू कितना बिठाओ यहाँ पे 4 डिग्री बिठाओ एक जगह पर, तो 4 बिठाओ, 0 लिख भी सकता है ना भी लिख सकता है। 4 बटा कितना चला 100, F माइनस कितना 32, इसको घटाओ तो 180 आ जाएगा, है ना। यहाँ से काटो ना 20-5 100 और 20 9 180, कहने का मतलब है कि अब तिरछा तिरछे गुना कर दो ना दोनों, अब तिरछा तिरछे गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36 है, और उधर चल जाएगा तो कितना 5F माइनस कितना 160 ना, कहेगा कि हाँ सर 160 है। अब चलो तो अब करो तो, यानी 36 प्लस 160 इक्वल टू कितना 5F यानी 5 फ़ारेनहाइट। तो इसलिए कितना चला, यानी ये कितना हो गया, यानी 196 ना रे, 196 बराबर कितना 5F। तो इसलिए F बराबर कितना 196/5, काटो ना कितना हो जाएगा 35 15 और 4 और 9 5 45 5 दूनी 10, यानी 39 है ना 2 फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा चला 39.2 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाए कितना, जल का अधिकतम क्या
घनत्व का यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है तो क्या होगा 39.2 फ़ारेनहाइट होगा, है ना। 39.2 फ़ारेनहाइट यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कब होगा? जब तोरा पता रहेगा था ना मेरे भाई कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पता रहेगा था ना, अब कहेगा कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर बताओ किस में, फ़ारेनहाइट में, तो तोरा पता रहेगा था ना कम से कम एक गोभी की सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, तब कन्वर्ट कर पाएगा। और कन्वर्जन फार्मूला ये बता ही दिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला कहता चला, देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, चलो इसको पता नहीं बताओ, इसको देखते हैं कि कौन कौन जवान बताता है। चलो 10 सेकंड का टाइमिंग मैं देता हूँ। कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है कि न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है। तनी इसको बता दो तो जाने, तनी इसको बता दो मेरे भाई, तो हम जाने कि तुमको पास कितना कॉन्सेप्ट है ना। ये बात अगर तू बता दिया तो हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे, है ना, कि कॉन्सेप्ट तोरा ठीक ठाक है ना। इसको तू बता देगा तो जान जाएंगे कि तोरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट तोहर एकदम बिल्कुलम एकदम बढ़िया है। क्या है? कॉन्सेप्ट तोहर बढ़िया है। चलो तब तक मेरे तेरा कमेंट का इंतजार करता हूँ। जल्दी जल्दी बोलो, है ना, जल्दी जल्दी बोलो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए। तो ये कहता है, क्या कहता है, समय सीमा समाप्त। कहता है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व है। तो बताओ इसका राइट आंसर सी होगा, 7 तत्व है। अब पूछेगा कि कैसे सर, तो क्या कर डी आ रहा है आंसर, नहीं कैसे सर, 7 आंसर है। तो अब न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसका पीरियोडिक टेबल जाके देखना, है ना। तो ये जो दोनों को जो बीच है, क्या जो अष्टक नियम क्या दिया था, यानी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर ना न्यूलैंड क्या किया था, न्यूलैंड के क्या था अष्टक नियम, है ना। यानी कहने का मतलब कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर क्या किया, तत्वों को सजाया। बढ़ते हुए क्या, परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान पर, क्या परमाणु द्रव्यमान पर क्या किया, ये मतलब तत्वों को अरेंज किया था, अरेंज किया। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर तत्वों का अरेंज किया, है ना, अरेंज किया, है ना। और कहाँ तक ऐसे ले गया था, ये जैसे कि थोरियम तक इसको अंत हुआ, है ना। ये थोरियम तक लेके चला। इसका कहाँ तक है, इसका अंत जो बताता है, इसका जो अंत कहाँ तक हुआ, है ना, थोरियम पर हुआ। कहाँ तक हुआ मेरे भाई, थोरियम पर हुआ, है ना। थोरियम कहने का मतलब 56 तक चला गया, है ना। और इसका मतलब कहाँ तक इसको लागू होता है इसका नियम, यह नियम जो अष्टक का है, यह नियम कैल्शियम तक ही वैलिड है। क्या ये नियम जो है से कि कैल्शियम तक ही वैलिड है, कैल्शियम तक ही वैलिड है ना। क्या न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसमें क्या कहता था कि प्रत्येक तत्व का जो पहला गुण है ना से 8वें गुण के बराबर है। यानी पहला वाला गुण है 8वें वाला गुण के बराबर, कहने का मतलब कि +7 आगे, है ना। फिर ओकरा में +7 आगे जोड़ दो तो इसके गुण के बराबर है ना। तो ये कहता कि न्यूलैंड के, है ना, अनुसार जो पोटेशियम है जो के है ना, इसके दरम्यान देख लेना, और कॉपर के बीच के कितने तत्व है मौजूद, गिनेगा तो 7 आंसर आएगा। हम पीरियोडिक टेबल इसको गिने हैं, देखे, गिन गए हैं, तो इसका राइट आंसर 7 होगा ना। तो आधुनिक तू अभी वाला जो तुम्हारा रूम में है ना, उसको तू गिनेगा ना तो 7 नहीं 9 10 हो जाएगा। क्या कि वो परमाणु संख्या पर है, जो ही मोसले का जो हम लोग सजा के रखे चाहे पढ़ते हैं। और ये न्यूलैंड का है अष्टक नियम, इसका जाकर देखना, इसका मारना सर्च आएगा तो देखना ना कि पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने इसका तत्व है। चाहे एकरो में तू परमाणु द्रव्यमान पर बढ़ते हुए सजाएगा ना तो पोटेशियम और कॉपर के बीच 7 गो तत्व आ जाएंगे, है ना। ये बात को तुम ध्यान रखना, ना है तो जाकर देख लेना। तो ये बात आपको ध्यान रखना, है ना। और 9 गो आ जाएगा, किस में 9 या 10 गो आ जाएगा देखना, अभी अभी जो परमाणु बढ़ते हुए संख्या है मोसले में। बाकी न्यूलैंड पूछ रहा है ना। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर न्यूलैंड ने अपना क्या किया था, तत्वों को सजाया, है ना। कहाँ तक ले गया, थोरियम तक, है ना, लास्ट किया 56 पर, है ना। ये नियम, इसका नियम अष्टक नियम कहाँ तक लागू हुआ, यानी कैल्शियम में तक वैलिड हुआ चला। ये बात पर आपको भली भांति आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है ना। ये प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कहता है, इस पर 10 सेकंड का टाइमिंग। चलिए ये प्रश्न कहता है, इसको बनाओ तो, है ना, इसको बनाओ। जो
एकदम अभी जो करंट जो टीसीएट जो पैटर्न है ना, उस पर हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। इसको बताओ कि इसको राइट आंसर क्या है। कहता है कि जो फ्रेडरिक वॉलर है द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। जो फ्रेडरिक जो वॉलर है, फ्रेडरिक वॉलर क्या है चला, ये फ्रेडरिक जो वॉलर है एक जर्मनिक रसायन शास्त्र है। क्या है, जर्मनिक है ना, जर्मन रसायनज्ञ है। क्या है, जर्मन रसायनज्ञ है, यानी जर्मनी का जो है से है ना रसायनज्ञ है, यानी जर्मनी के वैज्ञानिक है क्या, वॉलर है ना, द्वारा इसके द्वारा क्या यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। तो यूरिया बनाने के लिए, इसमें के लिए अमोनियम क्या है, साइनाइड का यूज हो गया था। क्या हुआ था चला, अमोनियम साइनाइड का यूज हो गया था यूरिया बनाने के लिए। क्या है ना, यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का फार्मूला बताओ तो, यूरिया का फार्मूला क्या होता है चला। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2, क्या, NH2CO है ना, NH2 ये फार्मूला होता है, देख लेना है ना। चाहे या यही को क्या कर देगा, CO कर देगा। क्या कर देगा, CO कर देगा है ना, और NH2 है और यहाँ पे होल ट्वाइस कर देगा, यानी ई लिखो चाहे लिखो, बतिया बराबर देखो NH2 हो गया ना, एगो CO है तो बीच में CO कर दिए। और इसमें पूछेगा कि नाइट्रोजन की कितना मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत चला। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना, 46%। कितना यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, 46%। चलो अमोनिया के फार्मूला पूछेगा, तो अमोनिया यानी NH3, क्या, अमोनिया NH3। और अमोनियम अगर पूछेगा है ना, तो अमोनियम पूछेगा तो अमोनियम के NH4 है ना। चलिए तो ये बात को ध्यान देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये बहुत प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डायरेक्ट हमारा जो क्या करता है, रक्त से अति करके है ना हेमोग्लोबिन को डायरेक्ट प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ये तनी बना दो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आई है। चलो इस पर हम तुमको टाइमिंग देते हैं 20 सेकेंड का। ये जो प्रश्न बना देगा इसका 100% रिजल्ट एकदम लिख देते हैं, 100% रिजल्ट हो जाएगा। जो बच्चा ये बना देगा 100% रिजल्ट हम लिख के दे देते हैं, जो बच्चा ये बना देगा एकदम VVI के पावर N क्वेश्चन है। ये जो चिलवा बना देगा उसको 100% रिजल्ट हो जाएगा, हम लिख के दे देंगे कि साइंस होकर ठीक है, साइंस में उसका रिजल्ट न गिरेगा है ना। ये जो प्रश्न को बना देगा, अब पूछेगा कि सर हम मजाक कर रहे हैं, तो तनिक का आंसर तू बता के देखा मेरे भाई, बना इसका आंसर है ना, यानी बना दे रहा है तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है। तब कहा कि आई सर एक मतलब भारी भारी क्वेश्चन ला रहे हैं, ना चला, भारी नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पूछे जाने की क्या है, संभावना है। तो ये बात को आपको ध्यान देना है ना। चलिए तो ये क्या कहता है प्रश्न, इस पर आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न क्या कहता है, आपको समय सीमा समाप्त है ना। ये प्रश्न जो कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का क्या दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है ना। जिस तापक्रम पर दाब क्या प्रेशर दोगुना होगा और आयतन क्या निश्चित रखा जाए, वो ताप को बताना। कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे गैस का जो प्रेशर है पारे का 75 सेंटीमीटर है ना। और जिस तापक्रम पर मतलब अगला T2 की दाब अगर दोगुना होगा उसका आयतन क्या होगा। तो आगे आप चुपचाप आप लिख लीजिए कि इसका क्या होने वाला है। तो आपको बता देते हैं कि जो आगे जो दिया हुआ है वो गिवन हम लिख लेंगे। देखो चला T1 दिया हुआ है, T1 कितना करा कि 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको मत लेना, इसको लेगा ना तो तुमसे न बनेगा। ये फिरकी ऐसी मार रहा है, इसको एकदम मतलब इरेज करके चलना है ना। तो क्या है, T1 27 डिग्री सेल्सियस कर रहा है ना, जब T1 27 कर रहा है ना, और P1 कर रहा चला कि प्रेशर के P मान लो, कर रहा कि ये गैस का दाब है ना, दाब मतलब प्रेशर 75 सेंटीमीटर के बराबर, तो हम P1 मान लिए है ना। और अगला कह रहा है कि जिस तापक्रम पर यानी T2 दाब का दोगुना हो जाएगा, यानी क्या, यानी दाब का दोगुना यानी P1 यानी मतलब क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर बताओ कि वो T2 क्या होगा, ये आपका पूछ रहा है। तो आपको मेन यही समझना है कि पूछ रहा है क्या, जब ये आपको समझ गए तो थोड़ा से प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए सबसे बड़ा बात आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, यहाँ पे भी आपको मिस्टेक होगा। जब 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लोग केल्विन में बदल लेंगे। क्या करेंगे चला, इसको हम लोग केल्विन में बदल लेंगे। और केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
273 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 273 जोड़ेंगे और केल्विन बदल लेंगे, यानी 300 केल्विन कर लेंगे। कितना कर लेंगे 300 केल्विन कर लेंगे। टेम्परेचर का SI मात्रक क्या होता है केल्विन, सेल्सियस सीजियस में होता है। तो कोई भी चीज आगे दिया हुआ है आगे तुम उसको केल्विन बदलो। SI यूनिट के बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब SI यूनिट का न ध्यान रखेगा तो एकदम बोड़ा में चला जाएगा, कहने का मतलब गलत हो जाएगा। तो देखो T1 इतना दिया लेकिन इसको हम SI में बदल लिए, टेम्परेचर को केल्विन में कर ले, SI में दम बदलना है तो अब इतना आ गया। अब बताओ अब क्या कह रहा है कि V कह रहा है क्या, V देखिए आयतन कांस्टेंट है, क्या है V कांस्टेंट है। तो एक से एक दिमाग लग रहा है कि आयतन कांस्टेंट हो, जब आयतन कांस्टेंट हो चला तो किस नियम यहाँ पे लागू करेगा, जब आयतन कांस्टेंट हो तो यहाँ पे गेलुसाक का नियम काम करेगा, है ना। गेलुसाक का नियम कहता है कि जब आयतन जब कांस्टेंट हो तो उसका जो है कि प्रेशर जो है कि टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है। कब, जब आयतन कांस्टेंट हो, कहने का मतलब है कि भी जो समानुपाती होगा, भी जो समानुपाती होगा चला से टी का होगा, क्या होगा टी का होगा, मतलब पी जो समानुपाती होगा चला सॉरी टी का होगा, प्रेशर जो समानुपाती होगा से टी को होगा। ये कौन बोला था, ये गेलुसाक के नियम बोला। कब, जब भी जो वॉल्यूम है कांस्टेंट है, क्या है वॉल्यूम जब कांस्टेंट है। तो ये बात को ध्यान देना। तो जब हम इसको हटाएंगे तो क्या बनने का संभावना है, हटाओ तो P1 बटा P2 होगा बराबर क्या T1 बटा T2 होगा। कहेगा जी सर होगा, तब बस कुछ नहीं चला करे पर पुट न कर दो, है ना। चलो ये क्या गेलुसाक के यहाँ पे नियम काम कर गया, क्या है ये गेलुसाक ला है, क्या है चला ये गेलुसाक है ना, गेलुसाक ला है, क्या है गेलुसाक का नियम है, क्या है गेलुसाक के नियम है, क्या है गेलुसाक का नियम है। चला यहाँ पे ध्यान देना है ना, ये बात को ध्यान देना है कि ये गेलुसाक का नियम है ना। तो चलिए आपको बैठाना है P1 बटा P2, P1 कितना है चला P1 देखो P1 बराबर कितना है, P1 बराबर खुद P है, P2 बराबर कितना है P2P है ना, इक्वल टू कितना है T1, T1 कितना है देखो ई वाला लेना है, केल्विन वाला लेना है तो 300 है ना, और T2 क्या T2 तो निकाले ला कर रहा है। तो अब यहाँ से तो थोड़ा काटे छाटे तो आ ही ना जाएगा चलवा, देखना इससे ही खत्म, तो 1 बटा 2 बच गया। अब देखो तो इधर करेंगे तो तू ही बताओ तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना ना रे, तो 300 गुने 2 यानी 600, यानी 600 केल्विन, क्या चला 600 केल्विन। तो अब आंसर आ गया 600 केल्विन। तो 600 केल्विन देखो जब 600 केल्विन की बात कर दिया तो यहाँ तो सेल्सियस में है, फिर लोचा तब क्या करेगा कि अब केल्विन को सेल्सियस में बदलो। तो जब केल्विन को जब सेल्सियस में बदलेगा, यानी कहने का मतलब है कि जब 600 केल्विन को जब सेल्सियस में बदलेगा तो क्या होगा 600 में से क्या होगा तुमको घटा दो, यानी 600 में से क्या अगर तुम अगर 273 को घटाता है तो क्या बच जाएगा तुमको आ जाएगा सेल्सियस में। तो बताओ 600 में से इसको घटाओ तो ये तुमको कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 2 मतलब है ना, और ये बच गया 5 में से 2 गया यानी 327 आ रहा चला है कहूँ पे 327 डिग्री सेल्सियस आ रहा है ना। 7 3 10 7 9 है। चलिए बहुत बढ़िया इस पर ध्यान देना है। चलिए तो आपको 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 327 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो कितना एकदम अच्छा प्रश्न दिया था ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला आगे तो क्वेश्चन के थोड़ा समझने में लगेगा, 75 दे दिया है, यहाँ तुम हटा दो इसको ना मान के चलो। उसके बाद क्या इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन ई बन रहा है, ओकर बाद सेल्सियस को हम क्या किए इसका एसआई में बदलना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को एसआई में बिन बदले फार्मूला पर नहीं यूज करना है ना। उसके बाद हम बदल के लाए तो 600 केल्विन आ रहा, लेकिन फिर पूछा सेल्सियस में। अब बोलेगा क्या सर हम डायरेक्ट हम सेल्सियस में रखते था, सेल्सियस में पूछ रहा था तो आंसर ना मिलेगा। सेल्सियस में रखेगा तो क्या यहाँ T1 की जगह 27 रखता यही ना, तो 27 दूनी 54 आता रहा, 54 के यहाँ ऑप्शन है 54 डिग्री सेल्सियस है कहूँ ना, तो गलत हो जाएगा। आगे बहुत आपको तुमको एकदम बहुत जरूरी है एसआई यूनिट का ध्यान रखना। सेल्सियस को डायरेक्ट केल्विन में बदलो, केल्विन के बाद तुमको देखो कौन फार्मूला लगेगा, गेलुसाक का नियम काम कर रहा है। जब आयतन क्या है कांस्टेंट है, जब ये गेलुसाक का जब गैसीय नियम पता रहेगा तो ये फार्मूला तुमको याद आएगा, इसके बाद ये रिलेशन तुमको याद आएगा, इसके बाद मतलब तुमको बैठाना है। तो ये बात तो थोड़ा सा है ना चला कॉन्सेप्ट के बाद है ना, तो यही ना कहते हैं कि तनी से जुड़ा रहो तो डर भय के सब खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो क्या करेगा है, ऐसे लटक ना जाएगा है ना, तो तोरा हम उस लेवल तक पहुंचा देंगे। तू टेंशन का ले रहा, कैसनो दे नो मेर कर धर के चलवा हमारा गर्दन उड़ा देगा। चलो आगे बढ़े, चलो इसको तुम स्क्रीनशॉट लो। ये क्या किए हैं केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे है ना, जो है कि घटाएंगे 273 और मतलब
और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे 273 जोड़ेंगे, यानी सी से के में जाने के लिए, यानी सी से के ज्यादा है तो जोड़ेंगे 273, और सेल्सियस में लाने के लिए यानी के से सी में यानी पीछे क्यों आ रहा है तो 273 घटाएंगे। यहीं पे बच्चा मार करता है कि कहाँ घटाना कहाँ जोड़ना है। सी पहले न रे, के बाद में ना सी से के में जाएंगे तो आगे बढ़ने पड़ेगा, तो मतलब 273 जोड़ेंगे, कहा कि 273 के दोनों में खेला है, एगो में जोड़ना है एगो घटाना है, पता न चलता बच्चा केकरा में जोड़ेला केकरा में जोड़ेला, ई में घटा देगा, ई में कू में कर देगा, में की में कर देगा। सी पहले के बाद में, सी से के में जाने के लिए ज्यादा जाने पड़ेगा तो जोड़ेंगे 273, और के से सी में आने के लिए पीछे आने पड़ेगा यानी सेल्सियस में, तो 273 घटाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है इस पर तुमको ध्यान दो। अगला प्रश्न कहता है, चला ये प्रश्न क्या कहता है, हाँ ये प्रश्न के तनी बताओ, इस पर तुमको 10 सेकंड का टाइमिंग देते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कहता है कि एक तत्व का परमाणु भार W है, तनी इसको तनी बता दो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको बताओ मेरे भाई, इसको बताओ कि क्या होगा। चलो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते, चला तू टेंशन कहा ले रहा है, एकदम तोरा रग रग में तोर साइंस भर देंगे। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसी कहते हैं, और रच डालो इतिहास और कर दो अपने माता पिता को गर्व से अब सर ऊंचा, है ना। तो चलिए आपको यहाँ पे अभी यहाँ कॉन्सेप्ट पर क्या काम करता है ना, आपको गर्व कराना है तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। एक तत्व का परमाणु भार क्या है W है, और परमाणु संख्या कुछ चला N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, तो तू ही बताओ ना, प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, प्रोटॉन की संख्या, तो बताओ ना कि अगर कोई चीज के पूछेगा तो है ना, यानी भार है, ये परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या क्या कह रहा है N कह रहा है ना, ई W है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है ना, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या है ना जी। मेनली क्या काम करता है, जो परमाणु जो संख्या है किसके बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के संख्या के बराबर। कहिए कि इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं, चलाई बदल जाता है, जो परमाणु संख्या है प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। ये बात को तुमको भली बात ध्यान है, इलेक्ट्रॉन ना मारना, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं क्यों बदल जाता है ना, कहा जाता है ना कि तोरा पे भरोसा नहीं खे तो नहीं खे, है ना। परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है, तो चलो प्रोटॉन के बराबर होता है तो परमाणु संख्या क्या है, चला N बराबर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो ये बात पर ध्यान देना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पूछ रहा प्रोटॉन की संख्या ना यानी P, तो P बराबर कुछ N, तो राइट आंसर ही ये ना कि घटा देना तो W माइनस N मार देना ही तो चल जाएगा बोड़ा में। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि परमाणु संख्या मिलने किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन पर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन पर चेंज हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है इस पर आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न को आपको ध्यान देना है। चलो ये बायोलॉजी का प्रश्न आ गया, चलो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस पर तुमको 10 सेकंड का मैं टाइमिंग देता हूँ। चलो ये प्रश्न के बनाओ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी का परिघटना को सही रूप से निरूपित किया जाता है। चलो ये प्रश्न के बनाओ मेरे भाई, ये प्रश्न क्या कहता है इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करता है ना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता चला, एक प्रकार की जो परख नली है ना, जिसमें क्या होता है निषेचन बाह्य की ओर उसमें करा के और आंतरिक विकास कराया जाता है ना। जब निषेचन बाह्य हो और विकास क्या हो आंतरिक हो, उसे क्या कहते चला टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना कहते हैं, है ना। कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना है ना को सही निरूपित दिखाएगा, जब उसको फर्टिलाइजेशन की क्रिया बाहर हो और विकास क्या हो उसका अंदर हो, यानी पुरुष के क्या शुक्राणु मादा के अंडाणु को निकाल कर फर्टिलाइज करा दो, है ना, उसके बाद अंदर में उसको विकास कराओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। ये बात को आपको ध्यान देना है। चलो इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़े, अगला क्या कहता है इस पर आपको ध्यान देना है। अगला कहता है चलो ये करंट जो अभी टीसीएस जो एग्जाम पूछ रहा चला उस पर दम है, यानी करंट का जो एग्जाम पूछ रहा है दम उस पर दम है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस पर चलो 15 सेकंड का टाइमिंग तुमको देते हैं, चलो इसको बनाओ। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, कहता है कि पौधे के पोषण के संबंध निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। ये बात को ध्यान देना है, कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर कौन है, यानी कौन सा कथन गलत है, इस पर तुमको ध्यान देना है ना। तो चलिए इस पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा कथन गलत है, क्या चला कौन सा कथन गलत है, इस पर आपको ध्यान देना है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेता हूँ कमेंट, कौन सा कथन गलत है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, है ना।
चलिए, कहता है कि पौधे के पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। क्या गलत चीज को चुनना अभी करें, जो टीसीएस पैटर्न है, तो कौन सा गलत है। आगे देखते हैं कि पौधे में जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र मिट्टी में करते हैं, बात सही है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य वचन है। कहता है कि आयरन और मैग्नीज दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व का माना जाता है, ये भी सत्य है। हाँ चला, ये सूक्ष्म पोषक है। कहता है कि हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये भी बात सही है। अब कहता है कि जल द्वारा खनिज और पोषक तत्व को अवशोषण होता है, होता तो है लेकिन तेजी से होता है। ये कह रहा कि मंद, मंदे तो गलत कर दिया, यहाँ पे मंद नहीं होगा, यानी ठीक ठाक से होता है। कहने का मतलब कि तेजी से होता है, मतलब ठीक अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का द्वारा खनिज का अवशोषण तेजी से होता है, मतलब ठीक ठाक से उसको होता है, मंद नहीं होता है। क्या होगा, दीपक सर का नालायक चला और हाय सर चलो कोई बात नहीं, नालायक नहीं लायक चला हो, है ना, कोई भी चला नालायक नहीं होता है। ये वो वस्तु है, चला कितनों बेकार से बेकार चीज उसको काम आता है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं, धरती पर कोई ना कोई किसी के रूप में काम आता है। चलो बहुत बढ़िया, है ना, दीपक गुरु जी है ना, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, वो हमारे भी आदरणीय है। चलिए, पौधे के पोषण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कहने का मतलब गलत ही है, मंद नहीं होगा, ये आपका गलत है 100%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, जल द्वारा खनिज पोषक का अवशोषण है ना तेजी से होता है, मतलब ठीक ठाक से होता है, मंद नहीं होता है, मंद के कारण गलत हो गया, ये बात को आपको ध्यान देना है, मंद नहीं होगा, है ना। आगे बढ़े, चलो बाकी सब इसमें ठीक था। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान देना है। अगला कहता है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन धर के गर्दा न उड़ैले है, ये चलते हम एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ग्रुप डी में पूछा जी। चलो एक अगला क्या कहता है, ये कहता है बाबू, इसको पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको देखो बनाओ तो, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख्य गुहा से कौन सी घटना के प्रभावित होगा। तो बायोलॉजी बहुत बढ़िया है, निशांत मोहन जी गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग मेरे बाबू, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए, है ना। कहता है कि यदि जो लार है, लार में लार जो एमाइलेज की कमी हो, है ना, तब जो मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी, प्रभावित मतलब हो जाता है, कौन सी घटना प्रभावित होगी, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें से कौन सा, विटामिन का अवशोषण ये नहीं होगा प्रभावित, वसाओं को वसा हम लोग को ग्लिसरॉल में विघटित होना है, ये भी नहीं होगा प्रभावित, है ना। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटित होना, ये भी नहीं, ये हो जाएगा। स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, ये आपको ऑप्शन नंबर बी प्रभावित होगा। अब पूछेगा कोची सर, स्टार्च का जो शर्करा में जो विघटित है ना, ये नहीं हो पाता है, क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब कि इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जो प्रभावित मतलब क्या होता है, प्रभावित मतलब होता है कि जो मान लो कि बहुत, अब की क्या बात किया, दीपक सर का कह रहा है कि नालायक चेला है ना, हाय सर लिख रहा है, तो मान लो कि नालायक चेला है, इसको बढ़िया आदमी ले गया जो बढ़िया संस्कारी आदमी में, इसको मान लो कि कोई वैसा धार्मिक स्थल पर ले गया, अच्छा से इसको समझाया बुझाया गया, तो कहता ना है कि दीपक पर प्रभाव पड़ा रे, का दीपक पर प्रभाव पड़ा, दीपक पर प्रभाव पड़ा मतलब उसकी उस लड़का पर प्रभाव पड़ा रे, कहने का मतलब क्या, पहले नालायक था, से अब लाइक होने लगा, क्या होने लगा है, अब लाइक होने लगा है, कहने का मतलब ये। तो देखो ना कितना कॉन्सेप्ट से यहाँ पे काम कर रहा, चला कह रहा कि कौन प्रभावित, तो स्टार्च का शर्करा में विघटित होता था, से यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं छिपैले है, नहीं छिपैले, डायरेक्ट लिखा है कि होता, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है कि प्रभावित दे दिया, तो प्रभावित मतलब समझ जाओ कि नहीं होगा, जो पहले था सही डायरेक्ट उसका अपोजिट, यानी प्रभाव पड़ा, वो आदमी मतलब एकदम नहीं लायक था तो अब लायक बन गया है, ये बात को ध्यान देना। निशांत मोहन बी आंसर, ये बात यहाँ पे अंडरस्टूड है, चला ये बात को ध्यान देना। तो कौन प्रभावित होगा, ये होगा, है ना, स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, ये पहले होता था से नहीं होगा, नहीं छुपैले है तो हम लिख दिए कि नहीं होगा, पहले होता था तो नहीं होगा, है ना। जब कब, जब माइलेज में कमी हो जाएगा तब लार के माइलेज में प्रभावित ही हुआ, समझे, बात ही हो गया। अब कोई आदमी चल रहा है तो गोड़ टूट जाए तो नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा, तो प्रभावित हुआ ना गोड़ टूटे से, कहने का मतलब नहीं चलेगा। तो जब गोड़े टूटल है तो नहीं चलना क्या है, कौचुस का प्रभावित हो गया, चलना प्रभावित हो गया, क्या हो गया, एक आदमी चलता था उसका दोनों गोड़ टूट गया, भगवान करे ऐसा ना किसी को हो, तो क्या प्रभावित हुआ, चलना प्रभावित हुआ। तो कहेगा कि चलना, तो चलना ना होगा, चला जब गोड़े टूट गया तो कहाँ, बाकी लिखा है कि नहीं चलेगा,
ये तो पता है कि नहीं चलेगा, तो चलना, लेकिन प्रभावित क्या होगा कि अब चलता था सब नहीं चलेगा, तो चलना प्रभावित हो गया। इस जगह पर क्या होगा, चला स्टार्च शर्करा में विघटित होना प्रभावित होगा, जो होता था से नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट है चला, ये बात पर ध्यान देखना। देखा कितना बात इसमें अंडरस्टूड है, ये बात यहाँ पे प्रभावित का मतलब वर्ड का मीनिंग समझो कि वर्ड का क्या है ना। यही चलते ना कहते हैं कि एकदम साइंस को कॉन्सेप्ट से पढ़ना चला। हिस्ट्री वो थी ना रे कि बाबर के बाप के नाम कौची, बाबर के बेटा कौची रट के याद कर लोगे, ये तोरा कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा, है ना। अगर ये है तो रेलवे का सपना देखो, है ना तो कहेगा कि सर डरा रहे हैं, नहीं चला डरा नहीं, तुमको जगा रहे हैं, ये बात को तुमको ध्यान देना है। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मेरे बंधु, देखो ये भी जो करंट का जो टीसीएस पैटर्न है वो पर बात मैं कर रहा हूँ। चलो इसका मैं 10 सेकंड का तुमको टाइमिंग देता हूँ, इसको बताओ। कहता है कि डॉट 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 तंत्र तरल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ये तो तू ऐसी मार देगा रे, बताओ क्या यहाँ पे भराएगा, बताओ ना यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा चला, तो यहाँ पे क्या होगा, संवहनी। संवहनी जो संबंध है क्या कहता है, तंत्र तरल पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या संवहन हो रहा है, तो संवहनी संबंधित होती है। अभी जो करंट का जो टीसीएस पैटर्न है जहाँ से क्वेश्चन वो अभी उठा रहा था बोर्ड, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है ना। चलिए क्या संवहनी संबंधित है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है लास्ट और आखिरी प्रश्न चला। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न क्या है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना है। ये मैं 15 सेकंड का इसका टाइमिंग देता हूँ। चलो इसका राइट आंसर बताओ। कहता है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में फूलों वाले किस में, कहता है कि फूलों वाले किस पौधे की पत्तियों में मार्जिन क्या कि दरों में कलियों पैदा होता है, तो ये किस में होता है चला, ब्रायोफाइला में होता है। क्या होता है, ब्रायोफाइला में, है ना। ये कहता है कि फूले वाला किस किस्म यानी ब्रायोफाइला के पौधे में पत्तियों के में मार्जिन दरों के कलियों में क्या होता है, पैदा होता है। और ब्रायोफाइला को ही चला पत्थर चाटा कहते हैं। पत्थर चाटा जानता है, पत्थर चाटा इसी को कहते हैं चला। बायोफाइला को क्या कहते हैं, पत्थर चाटा कहते हैं, है ना। और बायोफाइटा क्या है, वनस्पति के, है ना, वनस्पति जगत यानी वनस्पति जगत के वड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन, बायोफाइटा, वड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन, बायोफाइटा चला, बड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है ना। चलिए, और बायोफाइटा को क्या कहते हैं, पत्थर चाटा कहते हैं। ये थोड़ा सा भी आइए ध्यान देना, है ना। ब्रायोफाइलम को क्या कहते हैं चला, पत्थर चाटा कहते हैं। ये बात को आपको ध्यान देना है। वही कहता है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, तो ब्रायोफाइलम होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।